नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आपने लोगों में देख ही लिया है कि आज जो हम बात करेंगे वो राजस्थान शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगे शिक्षिकाओं को मिलने वाले अवकाश के बारे में बात करेंगे। जो 9 प्रकार के अवकाश उनको मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कितने अवकाश कैसे मिलते हैं, किस प्रकार मिलते हैं। और एक बात यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अवकाश एक सुविधा है, अधिकार नहीं है। तो इस बात का आप भली भांति ख्याल रखें। तो अवकाश के 9 प्रकार कौन कौन से हैं, कब कब वो हमें स्वीकृत हो सकते हैं, तो इसकी पूरी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं राजस्थान शिक्षक शिक्षिका हेतु अवकाश के 9 प्रकार कौन कौन से हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात, अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें। इससे मोस्टली बेनिफिट आपको यह रहेगा कि आगे आने वाले हर एजुकेशन संबंधी न्यूज़ आप तक सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं अवकाश के विभिन्न प्रकार। ये देखिए दोस्तों, हम स्वीरा की साइट पे आ चुके हैं। इस स्वीरा की साइट का आप समय भी अवलोकन कर सकते हैं ये साइट लगा के कि अवकाश के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं, सब शुरू से ही पूरा पढ़ के मैं आपको बताऊंगा और विस्तार भी करूंगा इसके बारे में। ये देखिए, शिक्षा विभाग राजस्थान के शिक्षकों हेतु अवकाश नियम सामान्य निर्देश। सबसे पहले, अवकाश एक सुविधा है, अधिकार नहीं। इस बात को आप भली प्रकार समझें कि अवकाश आपके लिए एक सुविधा दे रखी है, आपका अधिकार नहीं है अवकाश लेना। दूसरा है कर्तव्य संपादन, यानी ड्यूटी पीरियड के कारण ही अवकाश अर्जित किए जाते हैं। अवकाश स्वीकृति अधिकारी राज्य हित में। अब अवकाश का जो स्वीकृत करने वाला अधिकारी है वो क्या कर सकता है, इसके बारे में ये देखिए। स्वीकृत करने वाला जो अधिकारी है वो राज्य हित में अगर आपके द्वारा मांगा गया अवकाश अस्वीकृत कर दे सकता है। यानी आपने अगर अवकाश मांगा है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अधिकारी के ऊपर, कि वो स्वीकृत करे या न करे। दूसरा है मांगे गए अवकाश की अवधि कम कर दे, ये भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, स्वीकृति अधिकारी के ऊपर। फिर होता है पूर्व में स्वीकृत अवकाश को निरस्त कर दे। अवकाश पर प्रस्थान कर चुके कर्मचारी को बीच में सेवा पर वापस बुला सकता है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। इन जो 4 चीज़ें ये दे रखी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपने अवकाश अपना स्वीकृत करा लिया है और आप कहीं बाहर जा चुके हैं तो भी जो अवकाश स्वीकृत करने वाला है वो आपको वापस बुलवा सकता है, आपके अवकाश की अवधि कम कर सकता है। और पूर्व में अगर आपके द्वारा कोई अवकाश लिया गया या पूर्व में जो स्वीकृत है वो निरस्त भी कर सकता है। अवकाश स्वीकृत अधिकारी आवंटित अवकाश के बाद प्रकार या टाइटल में परिवर्तन नहीं कर सकता। पूर्व में स्वीकृत अवकाश को कालोत्तर स्वीकृति के बाद अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बशर्ते, यानी अवकाश पूर्व में जो स्वीकृत अवकाश है वो कालोत्तर स्वीकृति के बाद अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब अवकाश बदलने का प्रार्थना पत्र अवकाश समाप्ति के 3 माह में प्राप्त हो गया हो। बदला जाने वाला अवकाश उस दिन कर्मचारी को नियमानुसार दे हो तो ये 2 शर्तें हैं, तो आपका अवकाश भी परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद आता है सामान्यतः अवकाश पूर्व में स्वीकृत कराना चाहिए तथा प्रार्थना पत्र में यदि मुख्यालय छोड़ना हो तो उसका उल्लेख करते हुए पता लिखना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अवकाश के दौरान बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अन्य सेवा या व्यापार नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अवकाश के प्रकारों के बारे में। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी बन जाएगी तो आप अंत तक बिना स्किप किए देखें। केवल शिक्षकों हेतु वैकेशनल विभाग आकस्मिक अवकाश, ये केवल शिक्षकों के लिए है। CL जिसे हम बोलते हैं, यहाँ देखिए कि 1 जुलाई से 30 जून तक का सत्र, एक सत्र में 15 डे है। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक हमें 15 CL डे है और एक साथ अगर हम चाहते हैं तो अधिकतम 10 दिन ले सकते हैं। अवकाश अवधि में बीच बीच में आने वाले राजपत्रित अवकाश या रविवार की गणना में सम्मिलित नहीं है। यहाँ एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये तो है जो प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं, नियमित है, स्थायीकरण जिनका हो चुका है उनके। अभी जो प्रोबेशन में चल रहे हैं व्यक्ति, उनके लिए 1 जनवरी से लगा के 31 दिसंबर तक CL है वो 15 डे है।
ठीक है। ग्रीष्म अवकाश के क्रम में 16 मई से 1 जुलाई आकस्मिक अवकाश डे नहीं है। ये अब लेटेस्ट कैलेंडर है 16 मई से 1 जुलाई वाला, परंतु मध्यावधि व शीतकालीन अवकाश के साथ लिया जा सकता है। सत्र में शेष रहे अवकाश स्वतः निरस्त हो जाते हैं। इस बात का भी ख्याल रखें, अगर सत्र के लास्ट तक आपने अवकाश नहीं लिया है या आपका अवकाश शेष रह जाता है तो वो स्वतः ही वो निरस्त हो जाएगा। आकस्मिक अवकाश आधे दिन का भी डे है, पूर्वाह्न या मध्याह्न पश्चात। आकस्मिक अवकाश पर सामान्य वेतन वृद्धि तिथि प्रभावित नहीं होती। इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप आकस्मिक अवकाश लेते हैं तो सामान्य वेतन वृद्धि तिथि प्रभावित नहीं होती, पूरी वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है। नवनियुक्त की जो हम बात कर रहे थे उसके लिए भी आ गया है कि नवनियुक्त पर शिक्षक आकस्मिक अवकाश डे है। प्रथम 3 माह तक की सेवा में 5 दिन का, 3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक 10 दिन का अवकाश दे है, 6 माह से अधिक सेवा पर 15 दिन अवकाश दे है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी है, सेवानिवृत्त वर्ष में कर्मचारी को दे आकस्मिक अवकाश। ये भी अगर कोई कर्मचारी लास्ट सेशन में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसको आकस्मिक अवकाश भी दे है। वो कैसे है बता देते हैं कि वित्त विभाग के आदेश F18 विधि नियम 95 दिनांक 20/2/2002 जो कि दिनांक 1/1/2002 से प्रभावशाली है के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को वर्ष में निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश दे है। 3 माह या से कम सेवा के लिए 5 दिन, 3 माह से अधिक किंतु 6 माह तक 10 दिन, 6 माह से अधिक पर 15 दिन। उसके बाद है वैकेशनल से नॉन वैकेशन या विपरीत में आने वाले उस कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश जिसका वहां उपयोग नहीं किया गया है समाप्त हो जाएगा और नए स्थान पर निम्न प्रकार से होगा। 3 माह की अवधि में शेष रहे 3 दिन, 3 माह से अधिक अवधि शेष रहे पर 7 दिन। आकस्मिक अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश जैसे पीएल, रूपांतरित अवकाश इत्यादि नहीं लिया जा सकता। प्रति वर्ष प्रत्येक शिक्षक का सीएल पोस्टिंग रजिस्टर संधारित किया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों उपार्जित अवकाश जिसे पीएल का भी नाम दिया जाता है। पहले हमने सीएल जाना, अब पीएल। प्रत्येक शिक्षक को एक कैलेंडर वर्ष की सेवा पर आगामी 1 जनवरी को 15 दिनों का उपार्जित अवकाश दे है जो सेवा पुस्तिका में जुड़ना है। सत्र के बीच में नियुक्त कर्मचारी को दिसंबर तक कुल माह की सेवा का 11/4 यानी 1.25 दिन प्रति माह की दर से आगामी 1 जनवरी को जोड़ दिया जाएगा। उपार्जित अवकाश लेने निर्धारित फॉर्म GA 45 में आवेदन करना चाहिए। जिस माह में वेतन वृद्धि तिथि हो उस माह के प्रथम कार्य दिवस को उपस्थित होना चाहिए, अन्यथा अवकाश समाप्ति के बाद यानी अवकाश के अतिरिक्त कार्य ग्रहण की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। यानी अवकाश समाप्ति के बाद कार्य ग्रहण की तिथि से वेतन वृद्धि का आपको लाभ देय होगा। उपार्जित अवकाश अवधि के बीच में आने वाले रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश गणना तिथि यथावत रहेगी में सम्मिलित होते हैं। सेवा पुस्तिका में अधिकतम 300 दिनों का उपार्जित अवकाश जुड़ सकता है जिसका सेवानिवृत्ति पर नगद भुगतान किया जाता है। उसके बाद दोस्तों वैकेशन में राजकीय कार्य करने पर यानी अगर आप अवकाश के दिन राजकीय कार्य करते हैं तो 3 दिनों पर एक उपार्जित अवकाश की दर से अधिकतम 15 दिनों का उपार्जित अवकाश दे है जो एक कैलेंडर वर्ष में कुल 30 से अधिक नहीं होगा, परंतु स्थानांतरण पर दे योग काल का उपभोग नहीं करने पर जुड़ने वाले उपार्जित अवकाश अतिरिक्त होंगे। सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने पर 1000 किलोमीटर तक की दूरी वाले स्थान पर कार्य ग्रहण हेतु 10 दिनों का योग काल दे है जिसका उपभोग नहीं करने पर निर्धारित प्रारूप में इसके बदले 10 PL सेवा पुस्तिका में जुड़ाने हेतु आवेदन करना चाहिए। यानी अगर आपका स्थानांतरण 1000 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर हो गया है तो आपको 10 दिन योग काल दे है। अगर आप उसका उपभोग नहीं करते तो 10 PL अपनी सेवा पुस्तिका में जुड़वा सकते हैं। यह अवकाश आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उपार्जित अवकाश का उपभोग करने के बाद कार्य ग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिए। PL का नगद भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन दे वेतन प्लस DA, DP और DA
इंटू उपार्जित अवकाश बकाया दिन 30। ये एक फॉर्मूला बताया गया है कि पीएल का नगद भुगतान आपको किस प्रकार देय होगा। इसके बाद दोस्तों बारी आती है विशिष्ट आकस्मिक अवकाश की। पुरुष कर्मचारी को 6 व महिला कर्मचारी को 14 दिन का अवकाश बंध्याकरण हेतु है। पत्नी द्वारा बंध्याकरण करने पर पुरुष कर्मचारी को 7 दिन का अवकाश है। निरोधावकाश छूत की बीमारी होने पर 21 दिन। शैक्षिक अवकाश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बैठक या परीक्षा कार्य, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सेमिनार, कार्यगोष्ठी में भाग लेने पर दे। मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के पदाधिकारियों को बैठकों में भाग लेने हेतु एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन दे है। कर्मचारी खिलाड़ियों को स्थानीय राज्य स्तर के टूर्नामेंट में भाग लेने पर 10 दिन व राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का अवकाश दे होगा। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है अर्धवेतन अवकाश की। अर्धवेतन अवकाश में देखो दोस्तों कि एक वर्ष में सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारी को 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश दे है। एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत इस अवकाश अवधि में कर्मचारी को प्राप्त वेतन का आधा वेतन व उस पर डीए आदि देय है। यह अवकाश सेवा पुस्तिका में प्रति वर्ष जुड़ता रहता है। आगे बात करते हैं रूपांतरित परिवर्तित अवकाश। यह अवकाश बीमारी पर प्राधिकृत चिकित्सा द्वारा जारी रोग प्रमाण पत्र या विभाग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम करने की अनुज्ञा प्राप्त करने पर उस अवधि का दुगुना अवेतन अवकाश काटकर पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। रोग प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश का उपभोग करने के बाद चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए। अब है अदेय अवकाश। जब स्थायी कर्मचारी के खाते में कोई अवकाश बकाया नहीं हो तो कर्मचारी को अर्ध वेतन पर 90 दिनों का अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जिसका बाद में जुड़ने वाले अर्ध वेतन अवकाश में से समायोजन कर लिया जाएगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का भी दिया जा सकता है। पूरे सेवा काल में अदेय अवकाश 360 दिनों से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद आता है असाधारण अवकाश। निम्न परिस्थितियों में कर्मचारी को असाधारण अवकाश देय है। क्या क्या परिस्थिति है? देखिए, जब कोई अवकाश शेष नहीं हो, जब अन्य अवकाश शेष हो परंतु कर्मचारी लिखित में असाधारण अवकाश हेतु आवेदन करे, इसमें किसी भी प्रकार का वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है। ठीक है। चौथा, इस अवकाश अवधि से वेतन वृद्धि तिथि आगे बढ़ जाती है परंतु चिकित्सा प्रमाण पत्र पर वेतन वृद्धि अप्रभावित रहती है। आगे बारी है अध्ययन अवकाश की। 3 वर्ष की सेवा के बाद, अगर आपकी सेवा 3 वर्ष की हो चुकी है, उसके बाद राज्य कर्मचारी को विभाग के हित में पूर्व अनुमति से अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पूरे सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष का देय है। इस अवकाश काल में अर्धवेतन व महंगाई भत्ता भी देय है। आगे आता है प्रसूति अवकाश। महिला कर्मचारी को पूरे सेवा काल में 2 बार पूर्ण वेतन भत्तों पर प्रसूति अवकाश देय है। यदि 2 बार प्रसूति अवकाशों के उपरांत भी कोई जीवित संतान नहीं बचे तो तीसरी बार भी प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति हेतु प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक है। एक बार में 180 दिनों का प्रसूति अवकाश देय है। नए नियम 103A के अनुसार पुरुष राज्य कर्मचारी को भी 2 बार पैटर्निटी लीव देय होगी। यह लीव पूर्ण वेतन पर पत्नी के कन्फाइनमेंट होने से 15 दिन पूर्व से शिशु जन्म के 3 माह के अंदर कुल 15 दिनों की देय है। इस अवधि में लीव का उपयोग न करने पर स्वतः निरस्त हो जाएगी। और इसका आदेश भी जो 6/12/2004 ये आदेश का दिनांक दिखा है, ये आदेश लिखा हुआ है कि स्वतः निरस्त हो जाएगा ये अवकाश अगर पुरुष यह इसका अवकाश का उपभोग नहीं करता तो। इसके अलावा भी दोस्तों कई तरह के अवकाश होते हैं। उसके लिए आप RSR नियम की एक पुस्तक आती है, उसका भी अध्ययन किया जाए, यानी उसका भी अध्ययन करें। ये जो एक सीमित 9 तरह के अवकाश थे, यहाँ उनकी हमें जानकारी दी गई है 22 सिविरा। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि नवीनतम RS पुस्तिका का भी अध्ययन किया जाए ताकि उसमें कोई परिवर्तन हो तो RSR रूल में आ जाएगा अगर परिवर्तन है तो। ठीक है दोस्तों।
तो धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में हमने जाना कि अवकाश के विभिन्न नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन से अवकाश हमें प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।